वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर वासे, मैं आपसे पूछूंगा कि ये अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ये सख्ती होती है और इसका इलाज है, इसका इलाज है, इसका इलाज है। अब आप बताएं कि भाई इलाज क्या है, कैसे हो सकता है? देखिए, इलाज में सबसे अहम चीज़ तो प्रिवेंशन है कि क्या वाकई आप स्पास्टिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं इस पॉइंट पे जाने से कि मरीज़ हाथ हिला भी ना सके, उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाए, उसको पेन हो। तो वाकई ये एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। तो प्रिवेंट भी कर सकते जी। हैं, कैसे? अब इस वक्त जो एक कंसेप्ट है पूरा रिहेबिलिटेशन का, जिसको हम कहते हैं हाइपर एक्यूट रिहेबिलिटेशन, कि मरीज जैसे ही अस्पताल में दाखिल हो विद इन 24 आवर्स आप उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू कर दें। बेसिकली स्पास्टिसिटी की वजह ये होती है कि जो फालिज शुदा लिम्ब होता है, हाथ या पाँव, वो अगर मूव नहीं करे ज़्यादा तो उसके अंदर स्पास्टिसिटी ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप होती है। अगर हाँ। उसकी पैसिव मूवमेंट होती रहे अच्छी, दिन में 2-3 दफ़ा और फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर हो, तो उसमें स्पास्टिसिटी डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो अब इसलिए ये रिकमेंडेड है कि तमाम फालिज के मरीजों में विद इन 24 आवर्स उनकी रिहेबिलिटेशन शुरू कर दी जाए। उनको जितनी जल्द आप एम्बुलेट कर सकते हैं कर दें। ज़्यादातर ये देखा गया कि फालिज के मरीज को हफ्ते 10 दिन के लिए पड़े रहने देते हैं, उसको उठाते नहीं है, बिठाते नहीं है, उसको एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो एक तो ऐसे मरीज को जिसको फालिज हो, उसको जल्द से जल्द एम्बुलेट करना चाहिए, उसको कुर्सी पे बिठाना चाहिए। विद इन 24 आवर्स अगर मरीज को आप बिठा सकते हैं तो कुर्सी पे बिठा दें। उसकी विद इन 24 आवर्स पैसिव एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए। तमाम लिम्स जो उसके फालिज ज़्यादा हैं उनकी मुकम्मल मूवमेंट होनी चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन हर जॉइंट के ऊपर, शोल्डर जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर, रिस्ट जॉइंट के ऊपर, हिप जॉइंट जी के ऊपर, जी ताकि जी। उसको स्पास्टिसिटी डेवलप नहीं हो। तो इसको प्रिवेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि बहुत अर्ली उसकी रिहैब शुरू हो जाए, अर्ली उसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाए, अर्ली एम्बुलेशन हो जाए मरीज़ की, उसको बिठाना जी। खड़ा करना आप शुरू कर दें, तो स्पास्टिसिटी डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कंट्रोल में आ जाती है। ये बहुत ही अहम चीज़ डॉक्टर वासे ने बताई है कि क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कॉन्सेप्ट ये है, और हर ये कि फालिज का मरीज़ हुआ तो पहले 10 दिन जो है लेटा दें, हाँ, उसको छोड़ देते हैं, छोड़ बिल्कुल दे, उसको कुछ नहीं करते करें। हैं। और उससे कितना नुकसान होता है ये आपने बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही यानी अहम मौजू पर आपने ये तफसील हमें बताई है। और इसके लिए जो ना हर किसी को सिर्फ डॉक्टर ही नहीं लेकिन यानी मरीज़ और उनके ये रिश्तेदार को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आसिफ, ये स्पेसिसिटी या ये सख्ती है उसको कम करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, किस डॉक्टर, किस्म की दवाइयाँ हैं? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो मसल की सख्ती को कम करती हैं। बेहतर तो ये होगा कि जो भी मरीज़ है वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और डॉक्टर उसको असेस करके और फिर उसके हिसाब से उनको दवाइयाँ असेस करेगा। लेकिन जैसे डॉक्टर वासी ने बताया कि फिज़िकल रिहैब का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो अपने मरीज़ों के रिश्तेदारों को कहता हूँ कि ये जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है ये तो आपके पास सिर्फ दिन में 1 दफ़ा आएगा या 2 दफ़ा आएगा, बाकी 22-23 घंटे तो मरीज़ ने वैसे ही लेटे रहना है। तो अगर वो वैसे ही लेटा रहेगा तो आप 1-2 घंटे की फिज़ियोथेरेपी से कोई बहुत बड़ा चीज़ गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि वो मरीज़ के रिश्तेदार उस फिज़ियोथेरेपी को सीखें और हर 2-2 घंटे के बाद वो सिलसिला तमाम उसके साथ जारी रखें ताकि उसके पट्टे, उसके जॉइंट्स तमाम मूव करते रहें। वही बात है कि अगर आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि इसको हवा लग गई है और उसको हाँ। बहुत मोटे मोटे कपड़े लपेट देते हैं, जिससे वो फालिज वाला हाथ और पाँव जो होता है वो बिल्कुल एक इमोबिलाइज पोजीशन में रह जाता है। और वो अगर काफ़ी अरसे तक उस पोजीशन में रहेगा तो यकीनन उसके पट्टे और जॉइंट्स अकड़ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उसकी मूवमेंट, जैसे डॉक्टर वासिन ने बताया, 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाए और एक रेगुलर प्रोसेस है जो उस मरीज़ के लवाहिकीन उनके साथ घर में भी जाके इस सिलसिले को जारी रखें। तो उससे हम इस माजूरी और इस दर्द से काफ़ी हद तक निजात हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें रिकवरी के चांसेस होंगे। कितनी अहम बात डॉक्टर वासे और डॉक्टर आसिफ आपने बताई कि क्योंकि अक्सर ये होता है कि चलें अब फिज़ियोथेरेपी शुरू हो गई, लेकिन लोग अक्सर समझते हैं कि ठीक है फिज़ियोथेरेपी वो आ गया, 45 मिनट हाथ पैर हिलाए और हमारा काम हो गया, सारा दिन कुछ नहीं करना है। जी हाँ। लेकिन इससे अगर बचना है तो मुसलसल या कम से कम दिन में 3-4 बार या अगर वर्जिश की जाए तो इस मसले से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सवाल का जो दूसरा हिस्सा भी था डॉक्टर आसिफ की, दवाइयाँ जो है वो किस किस्म की होती हैं? इसमें दवाइयाँ होती हैं जो पट्ठों को
टाइट होने से रोकती हैं। इसमें मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें आप बैक्लोफिन यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप टिज़ानिडीन यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। लेकिन बात वही है कि असल जो दवाई के प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करता है, असेस करता है। इसमें मुख्तलिफ दवाइयों के अलावा भी सिलसिले हैं, कुछ करंट या बिजली के हल्का सा करंट दे के भी पट्टों के खिंचाव को कम करने की कोशिश की जाती है। कुछ तरीक़े ऐसे भी होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है पट्टों में, तो उनके लिए ऑर्थोसिस बनते हैं, ताकि उस जॉइंट को, वो जो डिफॉर्म हो चुका है, उसको सही पोजीशन में ला के और फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल रिहैब स्टार्ट की जाए। तो फिज़िकल रिहैब भी इस सिलसिले में बहुत मदद देता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को बेहतर करने में। लेकिन ऑब्वियसली आखिरी बात वही है कि डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए मरीज़ों को, और जैसा वो मशवरा दे आपको उस लिहाज से अमल करना चाहिए। ये तो बात हमने की प्रिवेंशन की, और ये लेकिन अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं और अब 6 महीने से साल भर से पड़े हुए हैं, बहुत सख्त हो गया है। बहरहाल अब ये तो प्रिवेंशन का वक्त चला गया और इतनी सख्ती है कि दवाई से भी ठीक नहीं होती है, तो अब क्या कर सकते हैं? इनके लिए कुछ और इलाज है? दवाइयों से भी काफ़ी इफेक्टिव इलाज हो जाता है, मतलब ठीक ना भी हो हाँ। तो भी कम से कम 25%, 30, 40, 50% बेहतर हो जाती है। दो चीज़ों की इसमें अहमियत है। एक तो है कि लोग बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज यूज़ कर रहे होते हैं स्पास्टिसिटी के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को पता चले कि कोई अफादियत नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर है कि कबूतर का खून लगाना चाहिए लोगों को, तो वो कबूतर का खून लगा रहे होते हैं स्पास्टिसिटी से कम करने के लिए। सिर्फ कबूतर को नुकसान होता है, उसका कोई मरीज को फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह बहुत सारे लोग दवाइयाँ मार्केट कर रहे होते हैं, मार्केट में मिली होती हैं कि तरह तरह के ऑयल हैं कि लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि जी आप ये इस्तेमाल करें, इससे स्पास्टिसिटी ठीक हो जाएगी। तो वो जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं आज तक, ऑयल या कबूतर का खून, इनका कोई स्पास्टिसिटी पे इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात है कि पहला जो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज पहली चीज़ है, और दूसरे लिम्ब को मजीद स्पास्टिक होने से बचाना है। जैसे मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं तो हम मरीज़ को एक रिस्ट स्प्लिंट लिख के देते हैं कि कम से कम उसको लगा के रखें ताकि उंगलियां मुड़े नहीं। AFO आप दे सकते हैं जिससे मरीज़ के लिए चलना फिरना आसान हो जाए, तो या आप ब्रेस लगा सकते हैं उसको, तो इससे थोड़ी उसको हेल्प मिल जाती है। प्लस फिर आप उसको दवाइयाँ शुरू करें, दवाइयों को मैक्सिमम डोज तक लेके जाएं। मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग दवाइयाँ आती हैं, और उन दवाइयों से ये होता है कि 30-40% तक बेहतरी आ जाती है। फिर भी फायदा नहीं। उसके नतीजे में अगर मरीज नहीं चलना शुरू करे तो फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो इंजेक्शन का होता है कि आप उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं उसके पट्टों के अंदर, लेकिन वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका एक ट्रीटमेंट का खर्चा 25-30 हज़ार 40 हज़ार होता है, और वो उसका असर भी 2-3 महीने तक रहता है। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा फिर बहुत ही जो लास्ट ऑप्शन है वो सर्जिकल ऑप्शन होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, पट्टे इतने अकड़ गए कि जॉइंट ख़राब हो गए, तो फिर उनको ऑपरेट करके ठीक करना पड़ता है, उससे भी बेहतरी आ जाती है। ख़ासतौर पे जो सर्जरी का ऑप्शन है बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं कि जिनके अंदर पट्टे बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, उनमें सर्जिकल ऑप्शन होता है। स्ट्रोक के मरीजों में इतना ज़्यादा ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए कि अब बिलुमुम इस हद तक मरीज पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही काफ़ी इलाज मुमकिन है इसका। तो इसलिए दवाओं से और इंजेक्शन से और रिहेबिलिटेशन से बहुत बेहतर इलाज मुमकिन है। और ज़्यादातर मैंने जो मरीज़ देखे अपनी प्रैक्टिस में, उनमें से 60-70% ऐसे हैं कि जो वाक़ईतन बिस्तर लेटे हुए से बैठने के, उठने के, व्हीलचेयर पे बैठने के और चलने के काबिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ। नाजरीन, हमने आज के इस प्रोग्राम में देखा कि फालिज में और कुछ ऐसी बीमारियों में कमज़ोरी तो आती है, लेकिन कमज़ोरी के बाद सख्ती, जिसे हम कहते हैं स्टिफनेस या स्पेसिसिटी, एक ऐसी अलामत, ऐसी शिकायत होती है कि जो मरीज़ को मुतासिर करती है, और ये ऐसी शिकायत है कि इसको हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसकी इलाज की शुरुआत जब हम करते हैं तो उस वक्त से लेकर आखिर तक हम उसका काफ़ी हद तक इलाज, ये नहीं है कि हम हर किसी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन 80-90% मरीज़ अगर इस स्टिफनेस, इस सख्ती का अगर शिकार हो तो सही तरह से इसकी डायग्नोसिस की जाए, सही तरह से इसका अगर इलाज शुरू किया जाए और सही तरह से इसका फॉलोअप किया जाए, तो इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। और इस इलाज में जो है नहीं सिर्फ दवाइयों का काम है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और इस किस्म के इलाज का भी काफ़ी हिस्सा है। और इस इलाज में सिर्फ़ और सिर्फ यानी मरीज़ का हिस्सा नहीं है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ के फैमिली मेम्बर्स भी इसमें हो,
और उसके साथ साथ दवाई के साथ साथ थेरेपी भी हो। अगर इस तरह से हम इलाज मरीज़ का करते हैं तो 70 से 80% मरीज़ काफ़ी हद तक ठीक होकर अपने काम पे वापस जा सकते हैं, अपने ज़िंदगी का मामूल का काम शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा? आपकी राय क्या है? आपके कोई तजावीज़ आप ज़रूर हमें लिख कर भेजें हमारे ईमेल एड्रेस पर, और हम इसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।